जिस तलबा अब हम जैसा कि आप क्लास 9 में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, अब हम बात रिव्यू करेंगे इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को। लेकिन रिव्यू करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे और वो देखेंगे कि वो टर्मिनोलॉजी क्या है। पहली जो है इसमें वो हमें दे दिया गया है डिस्प्लेसमेंट। ये काइनेमेटिक कंसेप्ट है यहां पे दिए हुए। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज अ मेजर डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन। तो ये बात ध्यान में रखें कि अगर डिस्टेंस किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में है तो ये डिस्प्लेसमेंट है। इट डिस्प्लेसमेंट टेल अस नॉट ओनली द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ फासला नहीं बताता फ्रॉम ए पार्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट बट आल्सो द डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। जबकि ये डायरेक्शन भी बताता है। तो जनाब ये क्या बताता है? दो चीजें। एक चीज जो है वो डिस्टेंस बताता है और साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बताता है। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। In many situations, it is measured from origin of Cartesian coordinate system। तो कहां से ये मेजर की जाती है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम के तहत इनको हम मेजर करते हैं। तो ये था कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट का। अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट हमारे पास स्पीड। तो स्पीड क्या है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और द डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट, और वो डिस्टेंस जो को बॉडी एक यूनिट टाइम में कवर करे। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम। तो जनाब डिस्टेंस को हम आम तौर पे जो लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और सिंपली जो हम इक्वेशन यूज करते हैं वो है एस इज इक्वल टू, हम यूज करते हैं किसके? डी एस इज इक्वल टू सॉरी वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। ये हमारी बड़ी वेल नोन इक्वेशन है और हम इसको ऐसे लिखते हैं एस इज इक्वल टू वी टी, से भी हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन किसकी? स्पीड की। अब जरा आप गौर करें और हम इसको वेलोसिटी में लिख देते हैं। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो था चेंज इन डिस्टेंस, ये है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज ए मेजर स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, एक गिवन डायरेक्शन। इट टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ना कि हमें स्पीड बताती है बट आल्सो द डायरेक्शन भी बताती है। इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरी बात, जब हम इसको डिनोट करते हैं तो जरा मैं आपको कर देता हूं। ये देखिए, जब हमने वेलोसिटी को करना है तो वेलोसिटी हमारी किसके बराबर हो जाएगी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू है डी ओवर टी। तो यहां पे v वेलोसिटी है, d डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है। v वेलोसिटी है, d डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है? टाइम। तो हम इसको जो है इस तरह अंदाज इसको इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। और याद रखिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट को डी से नोट कर लें या डी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए टोटल टाइम। तो क्या होगा इसमें? हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से।
और सिंपली हम इसे कैसे धरेंगे, एवरेज वेलोसिटी को हम वी ए से नोट करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इंडिकेट ए स्मॉल चेंज इन वैल्यू। और आपको पता है कि जिस जगह भी हम डेल्टा लेते हैं उसमें हम लेते हैं डेल्टा इंडिकेट स्मॉल चेंज इन वैल्यू, कि हम वैल्यू में एक स्मॉल चेंज लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी खास लम्हा के ऊपर जो वेलोसिटी है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है v इज इक्वल टू डेल्टा एस, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल टाइम, वे डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, और डेल्टा टी जो है वो जीरो की तरफ जो है वो टुवर्ड कर जाएगा। अब देखते हैं हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में ये डायरेक्शन है, और a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t, वेयर डेल्टा v इज इक्वल टू u माइनस v। तो यहां पे u जो है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, और u जो है हमारे पास ये u वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी VELOCITY, इनिशियल वेलोसिटी इट्स, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इफ द एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है देन वी अंडरस्टैंड दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बी पॉजिटिव एंड इट कुड मीन दैट इट्स स्पीड इंक्रीजिंग। अगर ये पॉजिटिव है एक्सेलरेशन, इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो बढ़ रही है। डोंट थिंक एक्सेलरेशन स्लोइंग अप और गेटिंग फास्ट, एक्चुअली स्पीड बढ़ रही होती है। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोशन, दीज कम इन द फोर फॉर्म। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये चार हैं जिसको हम चार फॉर्म है इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं। अब ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ, gradient of displacement time graph is the velocity, gradient of velocity time graph is the acceleration, instantaneous or average velocity, ये चीज है। area under graph, area under velocity time graph is the displacement, area under acceleration time graph is the velocity, area can be calculated by एडिशन ऑफ ज्योमेट्रिक शेप, हम ज्योमेट्रिक फिगर्स को करते हैं और एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, और इसको हम क्या करते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन बी मेजर्ड यूजिंग, हम लाइट गेट के जरिए से मालूम कर सकते हैं, स्ट्रोब फोटोग्राफ कर सकते हैं, टिकट टेप टाइमर से मालूम कर सकते हैं, और आजकल आपको बहुत सी सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगी ये मालूम करने के लिए। अब हम जाते हैं एक्चुअल हम अपने टॉपिक पे, और वो क्या है वो है देयर आर द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देयर आर फोर इक्वेशन व्हिच वी यूज व्हेन डीलिंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रॉब्लम, और हम इनको कॉल करते हैं ये स्यूविट। आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि स्यूविट क्या है। एक्चुअली यहां पे जो
एस है वो डिस्टेंस के लिए लिया गया है, यू इनिशियल वेलोसिटी के लिए, वी फाइनल वेलोसिटी के लिए, ए एक्सेलरेशन के लिए और टी टाइम के लिए। तो आप देखेंगे कि ये जो पांचों हैं यही हमारी इन इक्वेशनों में मुख्तलिफ शक्ल में आते रहेंगे। तो मैं फिर दोहराता हूं, एस जो है हमारे पास यहां पे डिस्टेंस, एस डिस्टेंस के लिए, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के लिए, ए एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, ए एक्सेलरेशन के लिए, और टी जो है वो टाइम के लिए। तो आपने देखा कि ये एस वी यू टी इसके बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन और टाइम। अब हमने लिख लेना इक्वेशन, फोर इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज फ्रॉम यू टू वी। तो यहां पे u जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, v उसकी फाइनल वेलोसिटी है और t टाइम है। देन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज a इज गिवन बाय, तो हमें पता है a इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे आप देखिए a इज इक्वल टू वी माइनस वी, और यहां पे अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं तो हमें क्या आएगा कि ए टी जो है वो हमारे पास यहां पे आ जाएगा v माइनस यू, ये चीज आ गई। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे जो u है उसको इस तरफ ले जाते हैं, ए टी प्लस u जो है वो हमारे किसके आ जाएगा, v के बराबर फाइनल। तो यही है, ये हमारे पास फॉर्मूला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। किस चीज का, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसी तरह हम बाकी जो है उनको हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, सिंस द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग स्टेडली, द एवरेज वेलोसिटी इज मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो हमने लेनी है वो लेनी है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। इफ s इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन ए टाइम t, देन सिंस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम t, तो हमारे पास लेके डिस्प्लेसमेंट का हमें पता d इज इक्वल टू हमारे पास आता है जो हमारे पास हम इस लिख सकते हैं टाइम t इज इक्वल टू किसके बराबर, ये हमारा v के बराबर होता है। तो अगर हम s इज इक्वल टू v के बराबर है तो v की जगह हम ये लिख ले एवरेज वेलोसिटी जो है u प्लस v ओवर t। तो s ओवर t, यहां पे s ओवर t इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम क्या करेंगे कि जनाब ये जो t है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 जो है इस तरफ ले लेंगे, तो हमारे पास s किसके बराबर आ जाएगा, तो अब मल्टीप्लाई करें t से, तो ये इसको इधर ले जाइए, इसको यहां पर बढ़ाएं। तो आप कहें हम ये कर सकते हैं यहां पे कि s इज इक्वल टू है, s इज इक्वल टू 1/2 को आप यहां पे रखें और ये आ जाएगा u प्लस v इंटू टी, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्मूला में यहां आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, आप हम लिख सकते हैं 1/2 u t प्लस 1/2 u t, 1 ओवर गया यहां पे हाफ, यहां रहने थे u t और v t, v और v t, हाफ u t प्लस वी टी, ये इसके बराबर s इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा कि s इज u प्लस वी टी इंटू टी।
तो यहां पे हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम करेंगे, लेकिन हमें ये भी पता, अब हमारे पास हम ये भी जानते हैं कि v इज इक्वल टू है किसके, u प्लस ए टी के। तो यहां पे आप v की जगह उस मसावात में जो है वो क्या थी, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v और t, ये थी ना। तो अब हम यहां पे ऐसे लिखते हैं, s इज इक्वल टू हाफ, और यहां पे u और v की जगह लिखें u प्लस ए टी। अब हम इस क्या करेंगे कि ये आ जाएगा u प्लस ए टी। जब हम इसको t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हाफ तो कट गया, तो ये आ जाएगा u प्लस हाफ ए टी। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें देखें हमें दिया गया है डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, और टाइम हमें दे दिया गया है, और एक्सेलरेशन, यानी 4 क्वांटिटी दे दी गई हैं। अगर इन 4 क्वांटिटी मौजूद है, अगर इनमें 3 क्वांटिटी दे दी गई तो चौथी हम मालूम कर सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला। इफ वी एलिमिनेट फ्रॉम टी फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट टी, अगर हमें यह भी पता है कि हमारा टी जो है वो किसके बराबर है, ये टी, दूसरे लफ्ज़ हम ये कह सकते हैं कि टी हमारा यहां पे बराबर है इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर ए। ये हमारे पास टी आ गया। वी गेट फ्रॉम, हमें पता है कि अगर टी इसके बराबर है तो हम टी की वैल्यू पुट करते हैं, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2s, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2as इज इक्वल टू है v का स्केयर माइनस u का स्केयर, ये v का स्केयर और u का स्केयर, ये इक्वेशन भी हमारे पास बनती है। यहां s u v a t द अदर आर फाउंड, अगर हम में से ये जितनी भी मकदारें हैं 4, इनमें से अगर 3 दे दी गई हैं तो चौथी हम ऑटोमेटिकली इसमें से मालूम कर सकते हैं। अब देख एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने देखना है कि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी किसे, तो यहां पे देखें एक्सपेरिमेंट शो acceleration due to gravity. Experiment shows that a particle plays all body falling free under gravity in a vacuum where air resistance is negligible. कि वैक्यूम के अंदर एयर रेजिस्टेंस जो है वो negligible है negligible, have the same constant acceleration in respect of their masses. This acceleration toward the surface of the earth known as acceleration due to gravity and is denoted by g. और हम यहां पे क्योंकि ग्रेविटी का पहला वर्ड g आता है इसलिए हम इसको स्मॉल g से जो है वो डिनोट करते हैं। और ये भी मैं बताऊं कि एक्सेलरेशन को a से, और हमने इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a को g बना देना होता है। लेकिन हमें ये भी पता है इसकी मैग्नीट्यूड जो है यहां पे जी की मैग्नीट्यूड जी वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अर्थ से मुख्तलिफ जगह पे बदल जाती है। लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं इसको 9.8 मीटर पर सेकंड, या सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हम लेते हैं। ये भी किसके बराबर है, जी के बराबर। जी की वैल्यू 10 भी लेते हैं, 9 भी लेते हैं। तो आपने देखा यहां पे हम जी की वैल्यू 9.8 भी ले रहे हैं और हम इसको
10 भी ले रहे हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की वैल्यू जो है हम यहाँ पे देते हैं। मोस्टली 9 पॉइंट एक्चुअल एवरेज कैलकुलेट की गई रहती है, लेकिन जी की वैल्यू चेंज होती रहती है और मैक्सिमम सरफेस पे इसको जो एवरेज ली गई है वो 9.8 है। इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, अब देखें एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट। एयर रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टू थिंग। पहले जो चीज पे एयर डिपेंड कर रही है वो है सरफेस एरिया, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज एज ए सरफेस एरिया इंक्रीज। एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज एज ए वेलोसिटी इंक्रीज। तो जनाब ये सरफेस एरिया, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज एज सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। और अगर एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। तो यहां पे देखें इंक्रीज, तो ये बढ़ेगी। इसके बाद terminal velocity. An object fall through the air, it acceleration due to the force of attraction earth. This force does not change. ये force नहीं change. As object fall through the air, it accelerate due to the force of attraction of earth. This force does not change. As the velocity increase, the air resistance, therefore force opposing motion increase, therefore acceleration decrease. जब इंपोज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। इफ द ऑब्जेक्ट फॉल लॉन्ग एनफ, देन एयर रेजिस्टेंस force acting upward were equal to the force of attraction of the earth, weight and force acting downward. No, there are no net force acting on the object since the two forces balance. अगर दो फोर्सेस बैलेंस होंगी तो नेट फोर्सिंग नहीं होगी। सो दैट नो लॉन्गर एक्सेलरेशन। इसलिए अगर दोनों फोर्सेस बैलेंस होगी, नो फोर्स एक्ट होंगी, तो क्या होगा? उस वक्त कोई उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, बट ट्रेवल एट द कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड द टर्मिनस। और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कर रही है, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड किस चीज पे डिपेंड करती है? टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है साइज पे और शेप पे एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वेट पे। ऑब्जेक्ट के वेट पे को वेट कितना है? तो यहां देखिए, ए स्काई डाइवर हैज ए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ मोर देन 50 मीटर पर सेकंड पर आवर। तो एक जो स्काई ड्राइवर होता है वो 100 मील पर आवर से ज्यादा उसकी वेलोसिटी होती है, इसलिए कि वो डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है और दूसरा उसकी शेप क्या है। और इसी चीज को हम देखें कि जितनी भी हमें एयर के अंदर ऊपर चीजें बनाई जाती हैं उसकी एक स्पेसिफिक शेप और साइज रखा जाता है। relative motion. If you are stationary and watching things come towards you away from you, then your stationary velocity is easy. However, if you are motion either moving towards or away from the object in the motion, your frame of reference is different. आपका जो frame of reference है वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जितनी भी मोशन है इस कायनात के अंदर वो सारी relative motions हैं। In this case, relative velocity of the object relative to the motion. Example ऐसे car overtaking, train going past में। कभी आप कार ओवरटेक करते हुए देखें, या आप जब स्टेशन में दो ट्रेनें गुजर रही हों तो आप इन रेलेवेंट वेलोसिटी को बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब भी आप ये मौका मिले आप इसको ऑब्जर्व करें। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव मोशन। तो यहां रिलेटिव मोशन थी। अजीज तलबा,
Thank you very much. I hope now I have revised the three equation of motion, and my main objective is to review it and to understand it, because in this chapter you will apply these equation while solving the problem and daily life. Thank you. Allah Hafiz.